हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग संस्था में। और इसके पहले मैंने जितनी भी करंट अफेयर की क्लास करवाई वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। 34 क्लास मैंने करवा दी है, सब के सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। जिन्होंने देखा है सारी मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं। और आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना CDP का प्रैक्टिस सेट। इसके पहले मैंने आपको करवा दिया था CTET में SST का मैंने कंप्लीट करवा दिया था, जितना प्रैक्टिस सेट था आपका प्रीवियस ईयर का। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आपका करंट अफेयर भी मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। तो आप किसी भी पेपर के लिए आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं जाकर वहाँ से। इस पीढ़ी की पूरी मैंने कंप्लीट करवा दी है, ठीक है ना, 2023 से लेके 2024 तक का पूरा। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे SST का और ये आपका CDP का। और CDP में मैं बात करूँ तो इसमें भी आपका प्रैक्टिस सेट जितना है वो कंप्लीट कराने के बाद हम चलेंगे हिंदी पे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और जुलाई में आपका पेपर होने वाला है और ये भी आप जानते हैं कि सुपर टेट का भी आपका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, तो तैयारी में लगे रहिए। पहला क्वेश्चन है आपका कथन और कारण से। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कथन और कारण से आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं जो CTET में इस समय जो CTET के पेपर हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी से आपका CTET का पेपर हार्ड हो रहा है, ठीक है। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास पक्के तौर पर निलंबित है। क्या ऐसा है? दूसरा है आपका कारण, क्योंकि विकासात्मक प्रतिमान बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करते हैं। सही है या गलत? तो ये बात दोनों ही गलत है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए जो विकास होता है वो बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। टाइमलाइन बराबर नहीं होती है। कोई बच्चा 24 महीने में सीख सकता है, कोई बच्चा 18 महीने में सीख सकता है, कोई बच्चा सीखना है तो 12 महीने में सीख सकता है। सबके अपने अलग अलग क्षमता होती है सीखने की, ठीक है ना। बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे इनका निलंबित नहीं हुआ है। और दूसरी बात कि ये जो इन्होंने कहा कि जो है ये उपलब्धि सटीक आयु की सही भविष्यवाणी करती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है? मध्य बाल्यावस्था का, तो ये 11 वर्ष और उससे अधिक। जो 11 साल के ऊपर बच्चे होते हैं वो क्या आ जाएगा आपका मध्य काल में आ जाएंगे, ठीक है ना। बाल्यावस्था का बच्चा होता है 11 वर्ष और उससे ऊपर का बच्चा, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला, अच्छा यहाँ पे और चीज़ देख लीजिए, 6 से 11 वर्ष तक का काल जो होता है वो बाल्यावस्था का होता है। बाल्यावस्था को 3 चरणों में बांटा गया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष का होता है और उत्तर बाल्यावस्था 11 से 14 वर्ष का होता है। मध्य बाल्यावस्था 6 से 11 वर्ष वह अवस्था है जिसके दौरान बच्चे अपने समाज के मूल्यों को सीखते हैं। उनका शारीरिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था या किशोरावस्था की तुलना में कम उत्तेजक होता है। मध्य बाल्यावस्था यानी उनका जो शारीरिक विकास होता है वो जो शिशु होते हैं जब शैशवावस्था में होते हैं और जब किशोरावस्था में होते हैं, तो उसके मुकाबले में इनका जो वृद्धि है, इनके शरीर का विकास है वो रुक जाता है बाल्यावस्था में बच्चों का, ठीक है ना। शैशवावस्था में इन लोग की लंबाई ज़्यादा बढ़ती है और फिर उसके बाद आपका जो है किशोरावस्था में, ठीक है ना, बीच में इनका बाल्यावस्था में रुका रहता है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है? तो 5 साल की जो बच्ची है वो लक्ष्य निर्देशित व्यवहार और प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है, ठीक है। क्या कर सकती है? प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत कर सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए जीन पियाजे ने दी है, ठीक है ना। जीन पियाजे की दी गई अवस्थाओं के अनुसार बच्ची पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। जो 5 साल की बच्ची है वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, जिसकी अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक भाषाईकरण, सामाजिकरण तथा आत्म केंद्रीयकरण के गुण विकसित होते हैं। पूर्व
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे प्रतीकात्मक रूप से सोचना प्रारंभ करते तथा भाषा अधिग्रहण के कौशल को विकसित करते हैं। बच्चे इस अवस्था में एक समय में एक ही वस्तु पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, ठीक है ना, तथा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करते हैं। अतः विकल्प डी सही है। ओके, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा जल्दी इसको करेंगे। बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण के लिए जिम्मेदार कौन है? तो बच्चों का जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो परिवार से होता है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका आस पड़ोस आता है, फिर खेल का मैदान और आपका स्कूल आता है, ठीक है ना। मीडिया वगैरह इनका आता है, ये सब आपका प्राथमिक के बाद आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, तो ये आपका हो जाएगा आपका एकोमोडेशन यानी समायोजन आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अच्छा समायोजन में क्या होता है? समायोजन ये इसमें बच्चा क्या करता है, अपने अनुभव का बोध करने के लिए स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है, समायोजित कर लेता है इसको अपने में, ठीक है ना। और पियाजे के अनुसार समायोजन तब होता है जब हम जो पहले से जानते हैं उसे संशोधित करते हैं ताकि नई जानकारी बेहतर तरीके से समाहित हो सके। तो हम जो कुछ जानते हैं उसमें ही नई जानकारी को ऐड कर लेते हैं, वही क्या होता है आपका समायोजन हो जाता है, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अफसा आलू की एक चिप्स को दिखाते हुए कहती है कि तितली, आलू के एक चिप्स को देखते हुए कहती है वो तितली। जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का प्रतीकात्मक विचार किस अवस्था की विशेषता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की निम्नलिखित में से किन कारकों को बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए मानते हैं? तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति और भाषा ये जरूरी है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ठीक है ना, संस्कृति और भाषा। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की का समाजशास्त्रीय सिद्धांत शिक्षण अधिगम के लिए किस पर बल देता है? तो ये देता है सहकर्मी बातचीत और पाठ पर, ठीक है। इसके फोल्डिंग की बात किसने की है? लेव वाइगोत्स्की ने, ठीक है। अगला बात है आपका अगला क्वेश्चन, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक है, तो एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या है? तो शिक्षक एक अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक कक्षा संस्कृति का निर्माण करता है। ओके, अगला प्रश्न है, उस तर्क की पहचान करें जो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के चरण को रेखांकित करता है। तो इसमें जो है आपका ये क्या हो जाएगा, मानव उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कानून और नियम लचीले उपकरण, ये आपका हो जाएगा लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि वाले व्यक्ति अमूर्त विचार के साथ कार्य कर पाते हैं तथा प्रतीकों का हेर फेर कर समस्या समाधान कर पाते हैं। तो ये कब? ये इसमें तर्कशास्त्रीय गणितीय, ठीक है ना, तर्कशास्त्रीय गणितीय में बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखना चाहिए। शिक्षक के द्वारा समस्या के नहीं, बोझ नहीं, बाधा नहीं, संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ओके, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक हमेशा लड़कों को फर्नीचर को हिलाने जैसे कार्य करने के लिए कहता है और लड़कियों को कक्षा को साफ सुथरा रखने के लिए। यह धारणा उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह रूढ़िबद्धता को क्या करता है, ये स्टीरियोटाइप जो जेंडर होता है उसको बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है, तो ये क्या करती है, टेस्टिंग ऑफ हायर ऑर्डर स्किल्स सच एज एनालिसिस एंड क्रिटिकल थिंकिंग, विश्लेषण और आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण। ओके, अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थपूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है? तो वो रखती है यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है, ठीक है ना, अभाव नहीं है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? तो समावेशी शिक्षा में सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिनमें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार है उनकी पहचान किस क्षेत्र में उनके सामने आने वाली चुनौतियों से की जाती है? तो इसमें आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
किसी दिए गए कार्य को लंबे समय तक जारी रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, वो विद्यार्थी जिन्हें पठन क्षेत्र में अधिगम कठिनाई होती है उनके सफल समायोजन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? तो उनको भाषा विषयों से उचित छूट की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, उपकरणों और सहायक तकनीकों की पहचान को अनुकूलित करने से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलेगी? तो ये उनको मिलेगी वो विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित होते हैं, वो विद्यार्थी जो जिन्हें ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार होती है, वे विद्यार्थी जिन्हें प्रमस्तिष्कीय घात होता है, असाधारण प्रतिभा वाले छात्र, यानी सभी हो जाएंगे आपके पॉजिटिव सारी बातें हैं। आपको पॉजिटिव अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप पॉजिटिव ही आंसर देंगे। ठीक है। अगर आप पॉजिटिव आंसर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समायोजन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो ये आपका हो जाएगा सहनशीलता, आपका यहाँ पे हो जाएगा वाक हानि, धैर्य दिखाना और प्रतिक्रिया देने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। ठीक है ना। अगला है, अधिगम तब प्रभावी होता है जब विद्यार्थी को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर मिलते हैं, यानी विद्यार्थी को स्वयं से करने का जब आप मौका देंगे तो वहाँ पे अधिगम क्या होता है? प्रभावी होता है, इफेक्टिव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम रचनावादी दृष्टिकोण। तो शिक्षण अधिगम का रचनावादी दृष्टिकोण क्या है? सूचना की निष्क्रिय प्राप्ति पर जोर देता है, बच्चों की बुद्धिलब्धि की गणना को प्रोत्साहित करता है, या अधिगम को अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखता है, या क्रमादेशित निर्देश के उपयोग पर केंद्रित है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, अधिगम के अर्थ निर्माण के रूप में देखता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? तो ये जो है लर्निंग टू लर्न, या सीखना कि कैसे सीखना है। ठीक है ना, यह सीखना कि कैसे सीखना है, इस पर जोर देती है। अगला प्रश्न है, अनुप्रयोग विश्लेषण और संश्लेषण किसके उदाहरण हैं? तो ये उच्च क्रम चिंतन कौशल के उदाहरण हैं। ठीक है, उच्च क्रम चिंतन के। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी द्वारा ग्रहण की गई वैकल्पिक धारणाओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? तो ऐसी परिस्थितियाँ बनाना जहाँ विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रतिबंधित महसूस करें। तो प्रतिबंधित तो करना नहीं है। विषय वस्तु को शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से पढ़ाना, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना जहाँ विद्यार्थी वैकल्पिक धारणाओं को व्यक्त कर सके। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक शिक्षिका द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? तो शिक्षिका के द्वारा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य करना चाहिए। ठीक है ना, परिहार नहीं, प्रदर्शन की बात भी नहीं करनी है। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों में डैश की भावना पैदा करनी चाहिए? तो उनके में जुड़ाव की भावना प्रदर्शित करनी चाहिए। ठीक है ना, पैदा करनी चाहिए, बाकी बहिष्कार और अलगाव की नहीं। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से शिक्षकों को ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जो विद्यार्थी को उनसे जो अधिगम की अपेक्षा की जाती है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध स्थापित करने को सुसाध्य करें, क्योंकि पूर्व ज्ञान नई अवधारणाओं के अधिगम में कोई भूमिका नहीं निभाती है। सही विकल्प चुनें। तो कारण तो इसका गलत है और आपका ये कथन जो है वो सही है। तो आपका ए सही है और बी आपका यानी आर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। और सेकेंड लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणा के स्रोत और प्रेरणा के प्रकार का सही मिलाप है? तो इसमें आपका जो रुचि है ये आंतरिक प्रेरणा होनी चाहिए। ठीक है ना, जो रुचि होती है आंतरिक प्रेरणा होती है, तभी जाके आप कुछ अच्छा करते हैं मन से। ठीक है। लास्ट प्रश्न है, प्रभावी अधिगम के लिए निर्देश के लिए प्रारंभिक बिंदु क्या होना चाहिए? तो ये बच्चों का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। कैसा लगा क्लास ये आपको कमेंट करके बताना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको क्लास की मिलती रहे। और सीटेट की तैयारी करनी है तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। और इसके अलावा बीपीएससी टीआरई 3 की भी मैंने करंट अफेयर करवा दी है, तो वो आप जाकर देख लेंगे। ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम पे टीचिंग संस्था सर्च करेंगे, सेम लोगो मिल जाएगा, आप फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।